जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर, जहां अपन पढ़ रहे हैं लेबस चैन 2023 के लिए फिजिक्स। तो दोस्तों, फिजिक्स की लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था इसका जो सरल आवर्ती गति करने वाला कण है उसका विस्थापन पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। ठीक है, एम्पलीट्यूड कैसे निकाले, आयाम, आवर्ती, कोणीय आवर्ती, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है, अब अपन ने विस्थापन की तो बात कर ली, डिस्प्लेसमेंट की तो बात कर ली। तो अब यदि वस्तु में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा कब? जब उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो आज अपन निकालेंगे वेलोसिटी कि भाई सरल आवर्त गति एसएसएम करते हुए कण की वेलोसिटी क्या रहेगी, वेग क्या रहेगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर यानी कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब वैसे तो यदि दर लिख दिया मतलब ऑटोमेटिकली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। ठीक है, अगर किसी और चीज के रेस्पेक्ट में है तो वो आपको सेपरेटली मेंशन करना होता है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। ठीक है, कि समय के सापेक्ष विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दर मतलब ऑटोमेटिकली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। ठीक है, अगर कोई स्पेशल केस है तो फिर मेंशन किया जाएगा कि भाई विथ रेस्पेक्ट टू दैट, विथ रेस्पेक्ट टू दैट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसे मेंशन किया। ठीक है, चलिए, तो विस्थापन x में परिवर्तन की दर यानी समय के सापेक्ष विस्थापन x में परिवर्तन की दर। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं। बात क्लियर? अब आपको पता है तो यहां से क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। बात क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अब आपको ए दिया हुआ है, ये पता होता है कि जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका इक्वेशन क्या होता है, विस्थापन का समीकरण क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अपन क्या करेंगे, इस एक्स को यहां पुट कर देंगे। ठीक है, क्लियर? v इज इक्वल टू डी बाई डी टी, यानी कि अपने को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इस पूरे का करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, बात क्लियर? अब आपको पता है ये तो क्या है, कांस्टेंट, नियतांक है, तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, यहां से क्या लिख सकते हो, ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसका यदि पहले आप करोगे तो इंटू साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर इस अंदर वाले का करोगे तो क्या होगा, फाइव का तो जीरो और ओमेगा टी का आ जाएगा ओमेगा, तो इंटू ओमेगा। यहां से देखो तो यहां से अपने पास आ गया v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। v इज इक्वल टू ए ओमेगा प्लस, सॉरी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको ध्यान रखना, ये पता रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कोई रटने का काम है, मतलब इस ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं या तो इसी क्लास में या नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको थोड़ा बहुत कंपैरिजन बताऊंगा ना, तब ये चीज काम आएगी। देखो, इसका x का जो फंक्शन है वो किसमें है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में, जबकि v का फंक्शन किसमें है, कॉस में है। ठीक है, तो ये साइन में है, कॉस में, तो क्या हो जाएगा, फेज में कुछ डिफरेंस आ जाएगा, एक तो फेज वाला मैटर पड़ेगा। दूसरा, इनका जो एम्पलीट्यूड है, आयाम देखो, x का आयाम एम्पलीट्यूड कितना है, a है, जबकि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, a ओमेगा है। ये सारी चीजें मैं आगे लिखवाऊंगा, बताऊंगा अभी, लेकिन अभी भी आप नोटिस में रखना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। बात क्लियर? अब देखो, अब आगे क्या करना है। अब आप सभी को पता है कि भाई एक फॉर्मूला होता है अपने पास। एक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इतना तो पता है। ठीक है, ये बायो वाले हो या मैथ्स वाले हो, ये तो 10th में भी पढ़ा है। तो आपको यदि बोल दिया जाए कि आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या निकालोगे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मेरे को क्या करना है, इस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को साइन की फॉर्म में बदलना है, साइन की फॉर्म में बदलना है। अब यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा की जगह इसको अपन क्या मान सकते हैं, पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यानी कि अगर मैं थीटा की जगह ओमेगा टी प्लस फाइव लिखूं तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो जाएगा। समझ गए, यानी कि इसको यदि इसको मिटा दो, ठीक है, यहां से देखो, यहां से निकल के क्या आएगा सामने आपके, ये समझ गए बात क्लियर। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये अपन ये बोल सकते हैं, अतः ये बोल सकते हैं कि कॉस, कॉस थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, अतः कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को आप क्या लिख सकते हो, अंडरवुड 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये लिख सकते हो। बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब इसी वैल्यू को अपन कॉस ओमेगा टी की जगह ये लिख देंगे यहाँ पर, ठीक, बात क्लियर, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं आगे वाला, ताकि अपने, हाँ, तो अपने पास समीकरण क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी, ध्यान से देखना, v इज इक्वल टू ए ओमेगा, फिर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव पूरे की चीज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। बात क्लियर। वैसे आपको एक बात तो मैंने पहले ही बता रखी है कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा स्क्वायर इनमें आपस में सेम चीज नहीं है, फर्क है ना। देखो फिर भी बता देता हूं, ये जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसका मतलब ये होता है कि यदि साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिखते हो, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, जबकि एक होता है साइन के अंदर थीटा स्क्वायर, साइन के अंदर थीटा स्क्वायर, समझ गए। तो ये दोनों तो सेम है भाई, साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि इसको अपन साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये साइन के अंदर ये थीटा का स्क्वायर, ये अलग चीज है, यानी इसका मतलब ये थीटा स्क्वायर। बात क्लियर, इसका मतलब हो गया थीटा, जैसे कि अगर ये दो है तो दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा साइन 4, समझ गए। इसका मतलब कभी ये नहीं होगा कि साइन 2 का होल स्क्वायर, समझ गए, साइन 2 का होल स्क्वायर दूसरी चीज होती है, ये वाला। बात क्लियर। तो ये स्क्वायर मतलब यहां पे आ गया ना 2, इसका मतलब होता है साइन थीटा पूरे का स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका होता है पूरे का स्क्वायर। बात क्लियर, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, यहां से मैं क्या करूंगा, इस ए को लेके जाऊंगा अंदर, ए को लेके जाऊंगा अंदर। तो यदि मैं ए को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, तो यही होगा, ठीक है, क्योंकि अंदर ए स्क्वायर होगा तभी तो बाहर ए आएगा। तो मैं क्या करूंगा, जब बाहर वाले को, सॉरी अंदर वाले को बाहर लाते हैं, तो अगर घात 2 होता है तो एक घात बन जाता है, घात 4 होता है तो 2 घात में बन जाता है, ठीक है, 2 पावर में। तो उसी प्रकार यदि ए है तो अंदर जाके ए स्क्वायर बन जाएगा, ओमेगा ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये अंदर जाके क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। बात क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां से ओमेगा, तो ये ए स्क्वायर 1 से गुणा हुआ, फिर से ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। बात क्लियर। अब यहां से देखोगे v ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर, अंदर ऐसे लिख सकता हूं ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 पूरे का स्क्वायर, ठीक है। इसके ऐसे स्क्वायर हटा के इस पूरे के ऊपर लगा दिया। अब आपको पता है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या होता है, एक्चुअली में किसका समीकरण होता है, एक्स का होता है,
ये वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्स के बराबर। तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये खोपड़ी में बिठा लेना, ये खोपड़ी में बिठा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा और ये याद करना ही है, ठीक है। इसको भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बात क्लियर, ठीक है, ओके। हाँ, और इसमें भी कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई ये x आगे आएगा, ये आगे आएगा, यानी कि ये मतलब क्या पता है भाई, आपको पता है कि रूट के अंदर इसको याद करने का तरीका, लॉजिकल चीज बताता हूँ, कभी भूलो नहीं, ऐसा नहीं माइंड में कभी एग्जाम में आ जाएगी v इज इक्वल टू ओमेगा आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दो, नहीं। एक्चुअली में होता क्या है कि आपको पता है ये क्या है, x का सबसे बड़ा मान है, a इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, तो साफ बात है हमेशा जो बड़ा मान होगा वो यहाँ आएगा, छोटा मान पीछे घटेगा, बड़े में छोटा घटेगा, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर तो माइनस में आएगा तो मामला बिगड़ जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, वेलोसिटी काल्पनिक हो जाएगी, ठीक है, बात क्लियर, ठीक है। तो वो काल्पनिक नहीं बनेगा, वेलोसिटी काल्पनिक नहीं है, अपन बात कर रहे हैं उसकी, रियल में ऐसा सब हो रहा है, ठीक है, बात क्लियर। तो v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमेशा आगे आएगा क्योंकि ये बड़ा है, x का मान तो जीरो से लगाकर ए तक होता है, छोटा जीरो, बड़ा ए तक, अभी छोटा तो ये मान लो कि माइनस ए तक, बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ, तो बड़ा कौन होगा, ये हो, तो बड़े में छोटा घटेगा, तो इसलिए याद रखना v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बात क्लियर। चलिए अब करते हैं इसका पोस्टमार्टम, इसका पोस्टमार्टम करना पूरा, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ आपको पता है ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती, ओमेगा क्या पे, यहाँ पे क्या है, कोणीय आवर्ती यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, आयाम, सिंबल वो क्या हुआ जो हमने पहले बताया, ये क्या है, आयाम, एम्पलीट्यूड, ठीक है, और ये एक्स क्या है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, बात क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब देखो, अब बात करते हैं आगे, आगे का पोस्टमार्टम, ठीक है। v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बात क्लियर। अब आपको पता है कि ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वैल्यू इज कांस्टेंट, वैल्यू क्या नियत है कि भाई किसी भी एक एसएसएम के लिए आपको ओमेगा की वैल्यू देती है, वो चेंज थोड़ी ना होगी, वो फिक्स है, ठीक है। आयाम है, एम्पलीट्यूड वो भी फिक्स है, तो वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है, एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स v में जो चेंज हो रहा है वो हम पता कर सकते हैं, ठीक है। आप कहने की x की वैल्यू दे रखी है तो v निकाल सकते हैं, किस पॉइंट पे, किस पोजीशन, x क्या पोजीशन बताता है, x क्या करता है, पोजीशन शो करता है, किस स्थिति पर, ये क्या आपने विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है ना, पोजीशन शो करता है किस स्थिति पर वेग कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, बात क्लियर होगी। तो यदि मैं पुटअप करूं कि x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या स्थिति है, माध्य स्थिति यानी कि मीन पोजीशन, माध्य स्थिति यानी कि मीन पोजीशन, यहां पर ये वाली स्थिति, ठीक है, माध्य स्थिति, मीन पोजीशन। यहां पर मैं x इज इक्वल टू जीरो पुट करूं, जब आप x इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जीरो बाहर आ जाएगा a, तो यानी कि v मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a ओमेगा, यानी कि मीन पोजीशन पे क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और ये सवाल पूछा भी गया है 2022 के अंदर, जो 29 वाला जो पेपर हुआ उसमें ये सवाल पूछा गया है कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। उसमें तीनों चीजें पूछी गई थी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन, तीनों के बारे में पूछा गया था, ठीक है। साथ में मैं बताऊंगा वो सवाल भी, ठीक है। तो मैक्सिमम कहां होगी, यहां पर, ये तो सब समीकरण से मालूम पड़ा है, मैं आपको फील भी करवाऊंगा, अभी देखना, अभी मस्त फील भी करवाऊंगा आपको, ठीक है, शानदार वाला, बात क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रख दे, तो यानी कि प्लस माइनस ए का मतलब क्या हुआ, सीमांत स्थिति, यानी कि इस साइड देखोगे तो ये हो जाएगा प्लस के वाली स्थिति, इस साइड वाला जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो माइनस ए स्थिति, उसको बोलते हैं सीमांत स्थिति, एक्सट्रीम पॉइंट, ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन, सीमांत स्थिति,
ये होता है मीन पोजीशन जहां x इक्वल टू 0, ये होता है मीन पोजीशन x इक्वल टू 0। तो सीमांत पे यानी कि यहाँ पे क्या करोगे, x की जगह क्या रख दो, a रख दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर माइनस a रखोगे तो भी माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, तो ये अंदर वाला 0 बन जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि v मिनिमम कितना आता है 0, यानी कि इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर क्या होता है, वेलोसिटी 0 होती है। सीमांत स्थिति पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है 0, v इज इक्वल टू 0। बात क्लियर, ठीक है। जबकि मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 पर क्या होता है, v मैक्सिमम होता है। v मैक्सिमम कितना होता है वैल्यू, a ओमेगा, कितनी होती है a ओमेगा। बात क्लियर यहां से, ठीक है। बाकी कोई भी पॉइंट हो, अगर यहाँ पे दिया हो तो वो x पुट कर दो तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। और x हमेशा कहां से मेजर किया था आपको पता है, यहां से करेंगे, ऐसे, अगर ऐसे इस साइड है तो यहां से, हमेशा इस पोजीशन से x को मेजर किया जाता है, समझ गए। बात क्लियर, ठीक है। विस्थापन होता ही क्या है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो यहां से मेन लाइन अपने सामने आती है कि माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम होता है तथा सीमांत पर वेग क्या होता है, शून्य होता है। माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम तथा सीमांत पर वेग शून्य। मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, ध्यान रखना, मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन एंड जीरो वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पॉइंट या एक्सट्रीम पोजीशन, जीरो वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन, समझ गए। यानी कि मतलब ये चीजें ऐसे ऐसे होगी ना, ये यानी कि होगा क्या, ठीक है। जब ये ऐसे ऐसे ये ऑस्किलेशन टाइप हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो क्या एक पॉइंट पे जाके वापस ऐसे आ रहा है, समझ गए। आप भी ले सकते हो, एक धागा ले लो, उस पर बॉल बांध लो, फिर ऐसे ऐसे करो, ठीक है, फिर भी उसको चेक कर सकते हो। बात क्लियर, ठीक है। यानी कि होगा क्या, कहने का मतलब क्या है कि भाई यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब ये मान लिया यहां पे जा रहा है, तो यहां पे जाते जाते धीरे 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 धीरे, क्योंकि इस पे उल्टा बल लग रहा है, ऑपोजिट साइड में बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी घटते 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 एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर से ये, क्योंकि फोर्स इस साइड लग रहा है, तो फोर्स इसको इस साइड खींचेगा, तो वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ हो जाएगी मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, भले यहाँ आके फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम, इसलिए ये यहाँ तक जाएगा, फिर से इस पोजीशन पे जाएगा, फिर से इस साइड फोर्स लगेगा, तो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, समझ गए, ऐसे ऐसे। बात क्लियर, इस पॉइंट पे जाएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम, डिक्रीज वेलोसिटी ऐसे, यहाँ पे वेलोसिटी, सॉरी उल्टा 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 कर दिया, उल्टा कर दिया, एक मिनट, हाँ हाँ ऐसे ऐसे, यानी कि यहाँ पे न्यूनतम, यहाँ पे मैक्सिमम, ये यहाँ पे पॉइंट है, इस साइड जाएगा तो धीरे धीरे घटेगी, ठीक है, फिर से बढ़ेगा मीन पोजीशन में मैक्सिमम, फिर से एक्सट्रीम पे जाके 0, क्योंकि भाई एक्सट्रीम पे जाके 0 होगा तभी तो वापस आएगा भाई। ये भी तो एक बात है कि भाई सर यहाँ जाके 0 क्यों होती है, क्योंकि यहाँ जाके जब वेलोसिटी 0 हुई, यहाँ जाके अगर वेलोसिटी और वेलोसिटी उसमें होती तो ये और आगे भाग जाता। बात क्लियर है ना, तो वापस क्यों आता है, क्योंकि 0 हो जाती है, फिर ये इस साइड अपना रास्ता मोड़ देता है, ठीक है भाई, हाँ वापस पीछे जाना है, तो बढ़ते 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 मैक्सिमम, ठीक है, फिर करते 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 0, वापस जैसे बढ़ते 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 मैक्सिमम, फिर करते 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 0, ऐसे ये पूरा काम होगा, ठीक है। और आप भी जब झूला झूलते हो, अभी भी झूले तो होंगे, ठीक है, कहीं भी पार्क में जाके देख लो भाई, ऐसे होता है, एक मीन पॉइंट पे जाके झूले में ऐसे होता है, एक मीन पॉइंट पे जाके, यहाँ जाके वो ऐसा लगता है एक क्षण के लिए कि रुका हुआ है, एकदम से, ऐसा नहीं लगता। अगर आप टाइम को रोक दो, उस क्षण जिस पॉइंट पे जो झूला झूलने वाला उस पॉइंट पहुंचता, तो आपको लगता है कि बिल्कुल एक बहुत माइक्रो सेकंड के लिए बिल्कुल रुका हुआ सा लगता है, एकदम वेलोसिटी 0 हो जाती है, बिल्कुल 0 होता है ना, ऐसा फील होता है ना, एकदम से रुक गए वहां जाके, एंड फिर वापस ऐसे आना स्टार्ट होता है, फिर वापस ऐसे आओगे तो वेग वेग यहाँ आते आते वेग बढ़ जाता है, फिर यहाँ आता है ये। अब अपने क्या होता है एक्चुअली में, ये जो अपन सारा जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये अपन आइडियल कंडीशन मान के पढ़ते हैं, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा घर्षण फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, हवा का घर्षण नहीं है, झूले में कोई घर्षण नहीं है, समझ गए। ये सारी चीजें रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में आप जब धक्का मारोगे तो कुछ देर बाद आपका जो आयाम है वो घटना स्टार्ट हो जाता है,
पहले यहाँ तक जाओगे, फिर दूसरी कंडीशन में यहाँ तक जाओगे, तीसरे में यहाँ तक, चौथे में यहाँ तक, ऐसे करते धीरे 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 रुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई उसमें अपने रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, हवा का घर्षण होता है, कोई और मतलब फ्रिक्शन वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। जब यहाँ अपन ये कंडीशन लेके नहीं चलते, सारा आइडियल मान के चलते कि कोई भी फ्रिक्शन वगैरह घर्षण वगैरह नहीं है। समझ गए? बात क्लियर ना? हाँ, न्यूटन की गति के नियम भी पढ़े होंगे आपने, v = u + at, तो वो सारे क्या है, वो उस कंडीशन है जहां पे कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, वहां पे कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। बात क्लियर ना? ठीक है, तो ये होता है चीजें। तो ये समझ गए, इसका पूरा पोस्टमार्टम हो गया मेरे ख्याल से। v = ω√a² - x²। अभी थोड़ा और चीज बाकी है, उसको भी करते हैं। अब देखो, अब आगे का और पोस्टमार्टम रिव्यू अभी बाकी है वेलोसिटी का। बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। इसको खत्म करने को तो मैं सिंपल सा v = ω√a² - x² फॉर्मूला बता के उसके बाद आपको दो चार न्यूमेरिकल करवा देता है। मैं क्या करता, मैं आपको ओमेगा की वैल्यू देता, ए की वैल्यू देता, एक्स देता, निकालो वैल्यू। इसमें क्या बड़ी बात है यार, बात वही तो आती है। फिर लोग क्या कहते हैं, अरे सर मैं तो फिजिक्स सीख लिया, मैंने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया फिजिक्स का। फिजिक्स ऐसे नहीं होती, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें आपको 3 वैल्यू दी हुई है, वो फिजिक्स नहीं है, वो मैथ्स है। आपको मैथ्स आती है तो वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है ना। फिजिक्स वो होता है जो समझना होता है चीजों को, मतलब ये क्या है पूरा चीज, ये कैसे हो रहा है, सब कुछ समझ गए ना, उसके बाद वैल्यू पुट करना तो एक कैलकुलेशन है। बच्चे क्या सोचते हैं कि सर जब हमको टीचर ने न्यूमेरिकल करवाए तब तो हमको आ रहे थे, ठीक है, अब हमसे नहीं होते। भाई टीचर क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल बच्चों को खुश करने के लिए नॉर्मल से न्यूमेरिकल करवाता है ऐसे। अब 3 की वैल्यू दे दी, देखो बेटा ये बताओ वेग निकालो, आपने जल्दी से निकाल लिया, आप समझ गए, मैंने वेग निकालना सीख गया, वेलोसिटी में सीख गया। और जो सीखे नहीं, सीखोगे तब जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे अंदर का मामला क्या है। ये तो आपने कैलकुलेशन की है, तो कैलकुलेशन तो आपको पहले से आ रही है, ठीक है, 9-10 में सीख गए होंगे, समझ गए ना। तो इसीलिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट चलना आगे, ठीक है, बात क्लियर, ठीक है, ओके। तो अब बात करेंगे वी एक्स में ग्राफ, वी और एक्स में ग्राफ कैसे होता है, समझ गए ना। तो पहला तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है अपने पास, v = ω√a² - x², v = ω√a² - x²। यहां से मैं क्या करूंगा, इसका पूरी समीकरण का पूरा इक्वेशन का स्क्वायर ले लूंगा, तो हो जाएगा v² ω² और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा a² - x²। ये रूट कैंसिल क्यों होता है आपको पता है ना, ये बहुत बेसिक भी चीजें है, सभी को बताना। रूट का मतलब होता है हमेशा किसी के ऊपर पावर 1/2, ठीक है, और फिर आप उसका स्क्वायर करते हो तो ये 1/2 × 2, इसीलिए 2 से 2 करके घात 1 हो जाती है। बात क्लियर? इस रूट का मतलब जैसे कि आपको किसी ने बोल दिया कि √3 का स्क्वायर कितना आता है, 3 आता है। क्यों आता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको कि भाई 3 एक्चुअली में ये √3 है क्या, 3 की घात 1/2। फिर आप उसका स्क्वायर करोगे तो घातों का आपस में गुणा होता है, a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m × n होता है, तो घातों का गुणा होगा तो तब जाके 2 से 2 कैंसिल और 3 की घात 1 रह जाएगा। 3 की घात 1 यानी कि 3, समझ गए। और 3 की घात 0 है तो 1, किसी भी संख्या की घात 0 मतलब 1 होता है। यदि आपसे बोल दे 3 की घात 0 1, 5 की घात 0 1, किसी भी संख्या की घात 0 यानी कि 1 होता है। बात क्लियर? तो यहां से हो जाएगा v² ω² √a² - x²। अब मैंने क्या किया, यहां से ω² को अंदर गुणा करके, ठीक है, क्योंकि इस साइड माइनस में था, -ω² x², तो इस साइड लेके आया तो हो जाएगा प्लस में, और यहां रह जाएगा a² ω²। अब मैंने क्या किया, पूरी समीकरण को a² ω² से भाग दे दिया। अब इस पूरी समीकरण को a² ω² से भाग दूंगा, ऐसा दे सकते हैं मैथ्स में, ठीक है, किसी भी एक संख्या से पूरे को गुणा कर सकते हैं, ठीक है, भाग दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक संख्या दोनों तरफ जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घटा भी सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ करना पड़ता है, ठीक है। यहां भाग दोगे तो ω² से ω² कैंसिल हो जाएगा, a² बचेगा = 1। अब इस समीकरण को जब देखते हैं ना, इस इक्वेशन को देखते हैं तो अपने को याद आती दीर्घवृत्त की, इलिप्स, दीर्घवृत्त की समीकरण। एक होता है दीर्घवृत्त, इलिप्स। एक्चुअली दीर्घवृत्त होता क्या है, एक तो होता है वर्त, सर्किल, ठीक है, एक होता है इलिप्स। दीर्घवृत्त हिंदी में बोलते हैं, इलिप्स इंग्लिश में, ठीक है। तो वर्त और दीर्घवृत्त में क्या फर्क है, ऐसा नहीं है कि दीर्घवृत्त बड़ा वर्त हो गया, नहीं, अंतर बहुत गजब का अंतर है। एक्चुअली में होता क्या है, दीर्घवृत्त यानी कि अंडा, एग, ठीक है, जिसमें क्या होता है, अंडा ऐसे होता है, ऐसा मतलब लगता है तो गोलाकारी है, ये भी गोलाकारी है, लेकिन इसकी रेडियस दोनों तरफ सेम नहीं है, ये रेडियस छोटी है, ये रेडियस बड़ी है,
समझ गए। एक होता है सर्किल जिसमें दोनों तरफ रेडियस सेम होती है, ये देखो, ठीक है, दोनों तरफ रेडियस, ये दोनों वाला ये सेम, इसमें देखो ये छोटी है ये बड़ी है, समझ गए, जबकि सर्किल में सेम होता है। तो ये डिफरेंस है सिर्फ दीर्घवृत्त और जो है अपना जो सर्किल है उसमें, कि भाई सर्किल में दोनों रेडियस सेम होती है। अगर आप ऐसे मेजर करो, ऐसे मेजर करो, सर्किल में सभी जगह से रेडियस सेम ही होती है, जबकि इसमें यहाँ पे रेडियस छोटी होती है, यहाँ पे रेडियस ज्यादा होती है, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। इसको ए बोलते हो, इसको बी बोलते हो, तो उसका समीकरण बनता है एक एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा मैटर बायो वालों के लिए थोड़ा सा हो सकता है नई चीज हो, ठीक है, मैथ्स वाले तो पढ़ के आए, कोई ये नहीं कहेगा कि सर मुझे नहीं आता, ठीक है, हाँ, नहीं तो फिर मैथ्स वाला टीचर आपके गुस्सा हो जाएंगे। और मैं खुद भी मैथ्स का टीचर भी मान लो, मेरे को मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, हाँ, बस बायो नहीं आती मेरे को इतनी ज्यादा, बायो नहीं पढ़ा सकता, हालांकि खुद मैं मैथ्स का हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये चीजें, हालांकि मैथ्स मतलब इतना मजा नहीं आता, मतलब इतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहा मैथ्स में, ठीक है ना। पहले जब मैं 10th तक था तब मैथ्स में इंटरेस्ट था, फिर मेरा इंटरेस्ट मैथ्स का किसने ले लिया, फिजिक्स ने ले लिया, बात क्लियर। फिर वही मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, सारी चीजें पता है, बेसिक टू सब कुछ चीजें पता है, लेकिन वो मजा नहीं आता। एक मजा किसमें आता है, फिजिक्स में। काम वही करो जिसमें आपको मजा आए, समझ गए, ठीक है। मर मर के करने से कोई मतलब नहीं। तो अब देखो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक, तो एक्चुअली ये ऐसा कुछ होता है दीर्घवृत्त इलिप्स, ठीक है, जहां पे ये बी होता है, ये रेडियस होती है, ये वाला, ये एक्स ये वाई, समझ गए। तो यहां से आप देखोगे तो ये इक्वेशन किसके जैसी है, इलिप्स के जैसी, दीर्घवृत्ताकार। और एग्जाम में याद रखना, ये लाइन लिख लेना खोपड़ी में, v और x में ऐसे सेम करते हुए पार्टिकल का vx ग्राफ कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, इलिप्स टाइप का, दीर्घवृत्ताकार, समझ गए। vx ग्राफ किस टाइप का होता है, दीर्घवृत्ताकार, बात क्लियर। तो अब आप यहां से देखोगे ये नीचे वाला पार्ट मैंने नहीं बनाया, ठीक है, नीचे वाला पार्ट अपने को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी आप देखोगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में दो मान सकते हो, एक बार अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे ऐसे होता है, इस साइड जा रहा होता है तो कुछ और होता है, इस साइड जा रहा तो कुछ और होता है, ठीक है। एकदम डायरेक्शन लेके बात ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि दीर्घवृत्त यानी कि पूरा इक्वेशन का नीचे भी पार्ट होता है, ऐसे कैसे नीचे भी पार्ट होता है, समझ गए। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि मीन पोजीशन की बात करें ना, तो मीन पोजीशन पे जब ये इस साइड जा रहा होगा तब तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन डायरेक्शन किस साइड होगी, इस साइड होगी। जब वापस ऐसे आएगा तब भी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन डायरेक्शन किस साइड होगी, फिर इस साइड होगी, समझ गए। तो इसीलिए इसका एक पार्ट नीचे भी बनता है, ऐसे एक पार्ट ऐसे नीचे भी बनता है, समझ गए। तो एग्जाम में अगर ऐसा भी आ जाए पूरा तो भी वो सही है, समझ गए, हाँ, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक। तो अब देखो यहां से ये क्या, मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पॉइंट, ये प्लस से ये माइनस से, ठीक है, और ये v, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पर क्या होता है, वैल्यू मैक्सिमम, v की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, ए ओमेगा, ये देखो मैक्सिमम इस पॉइंट v मैक्सिमम कितना होता है, ए ओमेगा, और मिनिमम कितना होता है, v की वैल्यू 0, मिनिमम v की वैल्यू कितनी होती है, 0, v मिनिमम, मिनिमम कितनी होती है, v की वैल्यू 0 लिख लेना नीचे, शायद दिख नहीं रहा होगा, कट गया बोर्ड में, तो ये होता है 0 मामला, समझ गए। तो इस तरीके से पूरा ये वेलोसिटी वाला कर्व चलता है, कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार, कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार, बात क्लियर, ठीक है, बात समझ गए ना। ये ऐसे होता है पूरा मामला, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट पे यहाँ पे 0, फिर बढ़ते 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 मीन पोजीशन पे आएगा मैक्सिमम, फिर वापस घटते 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 0, ठीक है, ऐसे होता है एक्चुअली में। ये पूरा कर्व यदि मैं आपको सही ढंग से बताऊं तो पूरा कर्व ऐसे ऐसे घूमता है, मतलब ऐसे नीचे और होता है पार्ट, चलो मैं आपको समझा ही देता हूं सारा मैटर, ठीक है। पूरा पोस्टमार्टम जब किया है तो थोड़ा और अच्छे से करते हैं इसका पोस्टमार्टम। अब उसके बाद न्यूमेरिकल कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, न्यूमेरिकल कोई बड़ी चीज नहीं है, उसमें आपको 2-3 वैल्यू दे देंगे, एक आप मान दे देंगे, ओमेगा दे देंगे, एक्स दे देंगे, बताओ वो निकालो, मतलब 4 चीजें है ना, वी ओमेगा ए एक्स, कोई भी 3 देंगे, चौथी पूछ लेंगे, तो वो तो कैलकुलेशन है, सिंपल सी बात है, आप कर लोगे, ठीक है, ऐसे होता है।
वी वी और एक्स में है ये ग्राफ, ठीक है। तो पूरा ग्राफ ऐसे होता है, ये एक्चुअली वृत्ताकार नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार है, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार, जिसमें ये डिस्टेंस कितनी है, ए है, ये कितना है, ए ओमेगा, ये कितना है, ए ओमेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, सीमांत स्थिति, एक्सट्रीम पोजीशन, समझ गए। तो फॉर एग्जांपल मैं मानूं कि ये मीन पोजीशन है, इससे कोई पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो वो क्या रहा पूरा मामला, अगर मान लो कि मैंने यहां से एक मैक्सिमम धक्का दे दिया, बिल्कुल एक बहुत जोर से, यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं एसएसएम, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी ये प्लस माइनस, ठीक है, यहां से मैं जोर से धक्का दे दिया तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा वेलोसिटी, तो यहां से मैक्सिमम होगा, तो एक्चुअली मतलब ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा मैक्सिमम, तो अब ये यहां जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाते जाते जाते, क्योंकि यहां जाके हो जाएगा जीरो, ये देखो यहां जाके हो जाएगा जीरो, बात क्लियर, क्योंकि डायरेक्शन किस साइड थी, इस साइड थी, पॉजिटिव एक्स की साइड में थी, समझ गए। तो इसीलिए मैंने वेलोसिटी पॉजिटिव लिया। अब ये वापस यहाँ आके एक्सट्रीम पॉइंट से वापस ऐसे मुड़ेगा, तो जीरो से स्टार्ट होकर बढ़ते 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 यहाँ आके मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये फिर ग्राफ ऐसे हो जाएगा, यहाँ से बढ़ते 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 मैक्सिमम, लेकिन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन पहले इस साइड थी, अब डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, तो इसीलिए देखो ये ऐसे, ये नीचे वाला पार्ट। तो एग्जाम में कोई भी अगर ऐसे दे दे तो ये भी ग्राफ सही है, ये भी ग्राफ सही है, बात क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब बहुत इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, सब बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, आप किसी की भी क्लास देख लेना, ठीक है, कोई आपको इतना डिटेल में नहीं समझाएगा चीजें, ठीक है ना, भले कोई किसी का पेड कोर्स है, किसी के नोट्स वगैरह देख लेना आप, ठीक है, कि वेलोसिटी को कितना बताया हुआ है, ठीक है, बात क्लियर, बिल्कुल, मतलब एक एक पॉइंट समझ लोगे तो उसके बाद कोई भी सवाल कैसे भी पूछेगा कोई दिक्कत नहीं है, और जो नॉर्मल से न्यूमेरिकल है वो तो आप सॉल्व कर ही लोगे, कोई बड़ी बात भी नहीं है। और मेरे ख्याल से मैं जो बता रहा हूँ वो ऐसा भी नहीं है कि आपके ऊपर से जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी रहा है। फिर देखो, फिर वापस ये आया, अब देखो अभी इस साइड चलेगा, इस साइड डायरेक्शन किस साइड है, पूरी माइनस एक्स की साइड में, इस साइड है पूरी डायरेक्शन, यहां से लगाकर यहां तक माइनस एक्स की साइड में, तो अब ये क्या करेगा, फिर से घटेगा, ये देखो वी की वैल्यू घट गई, लेकिन घटी किस में, माइनस एक्स की साइड में, यहां आ गया, अब फिर से जीरो हो गया, और फिर से ऐसे बढ़ना स्टार्ट करेगा, तो मैक्सिमम यहाँ, अब मैक्सिमम यहाँ आएगा तो इस साइड डायरेक्शन होगी, देखो ये ऐसे बढ़ेगा, पूरा ये सर्कुलर ऐसे चल रहा है, बात क्लियर, ठीक है। ये जब जाते टाइम जब जा रहा है तो वेलोसिटी इस साइड थी, आ रहा है तो वेलोसिटी इस साइड थी, बात क्लियर, इस साइड यानी कि नेगेटिव एक्स, तो इसलिए ये भी नीचे वाला भी हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर। तो ये सारी चीजें होती है कि अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर को भी साथ में लेके चल रहे हैं, इसमें वेक्टर कॉन्सेप्ट को भी साथ में लेके समझ, तो एक्चुअली में ये पूरा ग्राफ ये है, यहाँ पे अपन ने वो आधा वाला पार्ट बताया है, ठीक है, बाकी पूरा ग्राफ यदि सही देखा तो ये वाला होता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में बस इतना ध्यान रखना, ये तो समझने के लिए था, आपको मैक्सिमम मैक्सिमम क्या पूछ सकते हैं, ये पूछेंगे कि v और x में ग्राफ कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, किस टाइप का होता है, इलिप्स टाइप का होता है, दीर्घवृत्ताकार इलिप्स टाइप, ठीक है, vx ग्राफ दीर्घवृत्ताकार होता है, इलिप्स टाइप, लाइन लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख के लाइन लिख देना, vx ग्राफ दीर्घवृत्ताकार होता है, इलिप्स टाइप, ओके, बात क्लियर। चलिए अब हम भी एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अब देखिए सॉल्व करते हैं दो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, चीजें बताई है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, फिर तो आपको दिमाग लगाना है एक्स्ट्रा जो भी चीजें, ठीक है। आपको दिया हुआ एक इक्वेशन दी हुई है, एसएसएम का समीकरण दिया हुआ है, एसएसएम की इक्वेशन दी हुई है कि x = 5 sin 4t - π/6, एक एसएसएम का इक्वेशन दिया हुआ है, आपको निकालना है कि विस्थापन x पर इसका वेग ज्ञात, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, जब डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है, विस्थापन जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 3 है तो उस पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, यानी कि आपको x = 3 पे v = क्या होगा वो आपको फाइंड करना है, बात क्लियर। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, v = ओमेगा √a² - x², बात क्लियर, ठीक है, x दिया हुआ है, आपको a और ओमेगा निकालना है, तो इसके लिए क्या दिया हुआ, आपको समीकरण दी हुई है, इक्वेशन को देख के पता करना है, तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a sin ωt + 5, ये होता है सारा मामला, तो a कितना हो जाएगा 5,
ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास 5, ठीक, और ओमेगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ओमेगा कितना हो जाएगा 4, देख लो बात क्लियर, 4 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा 4, ए का 5 का स्क्वायर 25, ये एक्स कितना 3, पी 4 कितना 25 माइनस 9 16, 16 का रूट में कितना हो जाएगा 4, v इक्वल टू 4 इंटू 4 16 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, कितना हो जाएगा v इक्वल टू 4 इंटू 4 16 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर, ध्यान रखना अभी अभी विस्थापन यदि आपको सेंटीमीटर में दिया होता और ये पूरी इक्वेशन भी किसमें, x का मान किसमें होता सेंटीमीटर में होता, तो फिर आपका आंसर हो जाता सेंटीमीटर पर सेकेंड, यदि मीटर में है तो मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर, ठीक है, चीजों को ध्यान रखना। लेकिन यदि ये किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, और यहाँ पे मैं 3 सेंटीमीटर देता तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, इसको भी मीटर में बदलना पड़ता है। बात क्लियर, ठीक है, नहीं तो आप इस आयाम को तो मीटर में लोगे, एम्पलीट्यूड को तो मीटर में लोगे, लेकिन इस 3 को सेंटीमीटर में लोगे तो मामला नहीं बैठेगा। समझ गए, तो इसीलिए दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए, दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, बात क्लियर ना। v इक्वल टू 4 इंटू 4 16 किया जाएगा, अगर सेंटीमीटर में दोनों तो सेंटीमीटर पर सेकंड, और दोनों मीटर में तो मीटर पर सेकंड। ओके, यानी कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे हम करते एक कण का a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, v मैक्सिमम कितना दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, x ज्ञात करो जब वेग कितना दिया हुआ हो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई पार्टिकल एसएसएम कर रहा है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसका एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, तथा उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात क्लियर, अब आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि आपको v मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, v मैक्सिमम दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। v मैक्सिमम यदि 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो यहां से आपको पता है कि v मैक्सिमम कितना होता है a ओमेगा इक्वल टू 1000। अब आपको a की वैल्यू कितनी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 10 इंटू ओमेगा इक्वल टू 1000, यहां से ओमेगा कितना जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 1000 बाय 10 यानी कि 100 रेडियन पर सेकेंड, 100 रेडियन पर सेकेंड, ये हो जाएगा ओमेगा, ठीक है, बात क्लियर। अब आपसे पूछ रहा, क्योंकि आपको यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, तो सारी चीजें आपको सेंटीमीटर में ले रखी है, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है, वेग भी सेंटीमीटर पर सेकंड में है, ठीक है, तो आपके जो आंसर भी आएगा वो किसमें आएगा सेंटीमीटर में ही आएगा। समझ गए, हाँ, अगर जैसे कि ये मान लो ये मीटर पर सेकंड में दिया होता, वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड में दी होती तो फिर मेरे को इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता। समझ गए, आप मतलब सेम यूनिट लेके चल सकते हो, सारी चीजें सेम में। बात क्लियर, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकंड। अब यहां से देखो जब ओमेगा 100 आ गया तो आपको निकालना है कि जब x की वैल्यू क्या है कि v कितना जाए 50, तो आपको पता है v की जगह मैं क्या लिख दूंगा 50, अपने पास a कितना है 10 है, सॉरी ओमेगा, ओमेगा कितना है 100 है, फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a कितना है 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो आपको निकालना है, वो आपको निकालना है। तो देख लो कितना हो जाएगा, यहां से ये कर दो कैंसल, 50 बाय 100 1/2 यानी स्क्वायर करोगे तो 1/4, और ये हो जाएगा अंदर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो एक्स स्क्वायर 100 माइनस 1/4, 100 माइनस 1/4, देखिए एक मिनट, कहाँ मिस्टेक करी अपन ने, तो देखिए मिस्टेक एक्चुअली अपने को समझ में आ गई है, ये 1000 सेंटीमीटर नहीं एक्चुअली में 100 ही है, ठीक है, ये 100 था, ये 100 था, तो यहाँ से 100, यहाँ से ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा 10, तो यहाँ पे आपको 10 लिखने का था। समझ गए, फॉर्मूला यही था, v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता v पता है, ओमेगा पता है, ये पता है, एक्स निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, अब स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 25, स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा,
और फिर ये एक्स स्क्वायर मतलब 100 माइनस 25 यानी कि 75, एक्स इक्वल टू 75। तो 75 को क्या लिखोगे 25 इंटू 3, और जब सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू 25 का क्या हो जाएगा 5 बार आ जाएगा, और अंडर में √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ गए? तो सॉरी सेंटीमीटर दिया हुआ ना। तो x 5√3 सेंटीमीटर पे इसकी वैल्यू जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात क्लियर? ठीक है, x इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, मैटर समझ में आ गया? यहाँ पे एक्चुअली बाय मिस्टेक 1000 लिख दिया था, वो 100 ही है। ठीक है, इसीलिए अपने आंसर में लपड़ा हो रहा था कि आंसर आ ही नहीं रहा था। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास इतना ही। ये मतलब कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ और बड़ी बात नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एक्सीलरेशन, उसका भी ऐसे कैसे अपने को पोस्टमार्टम करना है। थैंक्स।